वहां से पता लगेगा हो गई या नहीं हुई। वेयर, ओके यू आर रिकॉर्डिंग, ठीक है। परफेक्ट। सो Node.js की इंस्टॉलेशन वाज द प्राइमरी स्टेप, और आई सपोज कि सबने कर ली होगी। उसके बाद आपने यहाँ वैसे तो रिएक्ट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन, रिएक्ट का वर्जन कौन सा चल रहा है जी मॉडर्न? 17.0.3, ठीक है। अब पॉइंट्स वाले बेशक भूल जाए, लेकिन स्टार्टिंग वर्जन जो है वो इसकी रीजन भी बताऊंगा क्यों वर्जन याद करवा रहा हूँ आपको। एक तो कल मैंने बताया था कि बाकी सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए, आखिर में पूछते हैं रिएक्ट का कौन सा वर्जन, किस वर्जन पे काम कर रहे हैं, साड़ी बुला जान, हमने कभी वर्जन देखा ही नहीं। एनीवेज, गेटिंग स्टार्टेड पे जाएंगे तो दो तीन तरीके हैं ये जो बताएगा। रिएक्ट प्राइमरीली दो तरह के काम आप कर सकते हैं। एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं आगे चल के पढ़ेंगे, और एक फंक्शनल कंपोनेंट्स है। जो पुरानी अप्रोच थी रिएक्ट वर्जन 16.8 से पहले, रिएक्ट चलती थी क्लासेस पे, और क्लासेस जिन लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है उनको पता होगा कि क्लासेस क्या होती हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं, उनको कैसे इंस्टेंशिएट किया जाता है। बट दैट वाज अ बिट कॉम्प्लेक्स, बिकॉज बहुत सारे लोग जो मेरे जैसे इनफैक्ट होते हैं जिनकी प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, स्पेशली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो उनको क्लास बेस्ड रिएक्ट समझने में कंपैरेटिवली दुश्वारी का सामना था या होता है अभी भी। तो रिएक्ट ने खुद एक जबरदस्त किस्म का फीचर इंट्रोड्यूस करवाया, फंक्शंस और फंक्शनल कंपोनेंट्स और हुक्स। तो 16.8 के बाद रिएक्ट खुद, अगर आप इसका ब्लॉग पढ़े ना, यहाँ जाके 16.8 की अपडेट को पढ़ें, तो ये खुद रेकमेंड कर रहा है, रिएक्ट खुद रेकमेंड कर रहा है ये इसके ब्लॉग में कि जी, ऑफिशियल ब्लॉग में, कि जी आप किसको इस्तेमाल करें, फंक्शनल कंपोनेंट्स को, और फंक्शनल कंपोनेंट इज द फ्यूचर ऑफ द रिएक्ट। सो दैट्स व्हाई वी प्रेफर फंक्शनल कंपोनेंट्स एंड वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स, रादर विल बी टॉकिंग अबाउट प्योर फंक्शनल कंपोनेंट्स। अगर आप गूगल से कोई हेल्प करेंगे किसी टॉपिक के बारे में, कोई क्यूरी करेंगे, तो आपको हो सकता है, क्योंकि क्लास बेस्ड कंपोनेंट एक लंबा अरसा चलते रहे, तो हो सकता है कि आपको उस हेल्प में क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स की हेल्प मिले, तो आपने उसको स्किप करना है, और आपने जिस सॉल्यूशन को भी आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपने फंक्शनल ऑल्टरनेटिव टू क्लास ये ढूंढना है, ठीक है। खैर, ये क्या होता है फंक्शनल कंपोनेंट्स या क्या होता है क्लास कंपोनेंट्स, थोड़ा सा मुझे चलने दें तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। द फर्स्ट स्टेप जी, वेरी फर्स्ट स्टेप, आपने एक कमांड चलानी है। लेट मी शो यू के क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप। गेटिंग स्टार्टेड के फौरन यहाँ राइट पे जाएं तो ये आपको बताएगा जी, दिस पेज डिस्क्राइब्स अ फ्यू पॉपुलर रिएक्ट टूल चेंज वगैरह वगैरह, स्केलिंग टू मेनी, ये सारा कुछ छोड़ दें, और जो मैं आपको बताऊंगा सिर्फ उसको आप करेंगे। ये npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये बेसिक कमांड है रिएक्ट को चलाने के लिए, ठीक है। ये कह रहा है जी कि आपका रिएक्ट 14.0.0 इससे हायर वर्जन होना चाहिए, प्लस npm 5.6 ऑन मशीन टू क्रिएट एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। इससे पहले एक और स्टेप है, यानी मैं अगर ये कमांड रन करूंगा ना तो मेरी चल जाएगी, आप रन करेंगे तो आपकी शायद ना चले। न चलने की वजह यह है कि क्रिएट रिएक्ट ऐप ये जो चीज है, ये पहले अज खुद इंस्टॉल करना पड़ता है। यानी ये जो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और आगे ऐप का नाम लिखा है ना, माई ऐप, ये बेसिकली प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग के लिए कमांड है। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, सादा जुबान में, कि पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर या फोल्डर हायरार्की बना के देता है आपको खुद, क्योंकि इसके पीछे बेबल चल रहा होता है, इसके पीछे वो चल रहा होता है, आपका वेब पैक चल रहा होता है। वो क्या चीजें अभी ऑब्वियसली उनके उन पे बात करना ज्यादा बहस हो जाएगी, ज्यादा थ्योरी हो जाएगी। एक दफा रिएक्ट पे गो थ्रू मैं उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन ये कमांड आपके सिस्टम में हो सकता है ना चले। अगर ऑनलाइन वाले आपके पास सिस्टम एक्सेस है तो आप इसको साथ साथ ट्राई भी कर सकते हैं। अगर ना चले तो आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपने अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। मैंने विंडो आर की प्रेस की और यहाँ मैंने cmd लिखा, और मैंने ये कमांड यानी ओपन कर ली विंडो। तो आपने सबसे पहली कमांड ये नहीं लिखनी npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप, बल्कि आपने क्या लिखना है, npm, ये हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, पैकेज मैनेजर। जब भी आपने रिएक्ट की लाइब्रेरी में जितनी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज या रिएक्ट इटसेल्फ इंस्टॉल करेंगे, वो कहां से करेंगे, एनपीएम से। और मैंने कल आपको एनपीएम की वेबसाइट खोल के बताई थी, नोड पैकेज मैनेजर, जितने भी पैकेज दुनिया में लोग बनाते हैं लिखते हैं, वो सारे के सारे कहाँ होस्ट करवाते हैं, एनपीएम पे। ये एक रिपोजिटरी है, ये कलेक्शन ऑफ पैकेजेस है, ठीक है। सो मैंने वहां से किया, मैंने एनपीएम कहा तो मैंने कहा जी एनपीएम से कुछ चीज लेके आओ। क्या लेके आओ, इंस्टॉल, यानी एक चीज इंस्टॉल करो, कहां से करो, एनपीएम से। क्या करो, क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये क्या करेगा, क्रिएट रिएक्ट ऐप का जो टूल है वो इंस्टॉल करेगा, और फिर वो टूल हमें हेल्प करेगा इस तरह अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ये सिर्फ एक दफा करना होगा आपने, एक प्रोजेक्ट के लिए एक दफा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये वाला काम मैं सिर्फ एक दफा कर दूं फॉर लाइफ टाइम, तो आप
यहाँ npm इंस्टॉल से पहले एक फ्लैग दे दे -g, इसका मतलब ग्लोबली इंस्टॉल कर दो। अगर मैं -g नहीं दूंगा तो ये टूल सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट के लिए इंस्टॉल होगा, और अगर मैं -g दूंगा तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पैकेज जो है ये ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। ग्लोबली इंस्टॉल होने का मतलब क्या है कि जब भी, यानी इस पूरे सिस्टम में जो बंदा भी प्रोजेक्ट बनाएगा, इस कमांड को दोबारा चलाने की जरूरत रिएक्ट के लिए नहीं पड़ेगी। तो हमें क्या डायरेक्ट इस कमांड से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, npm, जब भी कोई पैकेज इंस्टॉल करेंगे तरीका यही होगा, इंस्टॉल यही होगा, npm नोट पैकेज मैनेजर से इंस्टॉल करो, ग्लोबली इंस्टॉल करो। ग्लोबली का मतलब क्या होता है, वैसे हमारे सिस्टम में अगर किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें तो कभी आपने सुना है कि आपके एक सिस्टम में 3-4 यूजर बन सकते हैं, 5 बन सकते हैं, 6 बन सकते हैं? यानी एक रूट यूजर होता है, फिर आप अगर चाहें, फॉर एग्जांपल आप अगर 3 भाई हैं घर में, आपके 2 छोटे भाई विजिट करते हैं, मैंने भी कंप्यूटर यूज करना है और आप नहीं चाहते कि आप पर्सनल मूवी शूवीज जो गाने शाने पड़े हुए वो उनको नजर आए, तो आप क्या करते हैं, या तो फोल्डर को लॉक लगा देते हैं, एक तो ट्रेडिशनल तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप विंडोज में एडिशनल यूजर के अकाउंट्स बना लेते हैं कि जब उनको अपने अकाउंट का पासवर्ड देते हैं, आपको अपने आपकी मूवियां शूवियां सेव रहती हैं और वो अपनी मूवियां शूवियां देखते रहते हैं। एनीवेज, तो जब ग्लोबल का मतलब ये है कि जब आप ग्लोबली कोई चीज इंस्टॉल करते हैं तो आपके कंप्यूटर में जितने यूजर्स बने हुए हैं सबके लिए ये कमांड या ये फीचर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, दूसरा फीचर कि सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं, आप अगर इस प्रोजेक्ट से निकल के कल दूसरा प्रोजेक्ट भी बनाते हैं तब भी ये कमांड या ये टूल आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। एनीवेज, सो मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा बिकॉज मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो, अच्छा, अगर आप ये नहीं करेंगे और आप डायरेक्ट ये कमांड रन करेंगे तो फिर भी ये कमांड हो सकता है कि इम्प्लिसिटली पूछे कि जी आपको पहले ये टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो आप यस प्रेस कर दें, वो खुद ब खुद भी इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट द फर्स्ट एवर रिएक्ट प्रोजेक्ट। हम ना कमांड प्रॉम्प्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, यानी कमांड लाइंस का इस्तेमाल करेंगे। छोटी छोटी कमांड्स हैं, इनको बेशक लिख लें, 2-3 दफा ये कमांड्स आपके हाथ पे बैठ यूज करेंगे तो आपके हाथ पे बैठ जाएंगी। आपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए, मैंने आपको याद है गिट इंस्टॉल किया था अपने कंप्यूटर पे, ठीक है, तो गिट इंस्टॉल करने से मेरे पास ये दो चीजें आ गई हैं, गिट बैश और गिट जीयूआई। तो वैसे तो आप विंडो का जो कमांड प्रॉम्प्ट अपना है, सादा सा काला सा, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं गिट बैश इस्तेमाल करता हूँ। कमांड टर्मिनल कुछ भी यूज हो सकता है, कोई भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो इस वक्त मैं करंटली किस किस फोल्डर में मौजूद हूँ, डेस्कटॉप पे। यहाँ जो आखिरी नाम लिखा होता है वो करंट डायरेक्टरी होती है जिसमें हम इस वक्त मौजूद हो रहे थे। बात समझ आ गई जी? अगर मैं इससे पीछे जाना चाहूँ तो मैं लिखूंगा cd डॉट डॉट, मैं डेस्कटॉप से बाहर निकल आया। नहीं, लिनक्स और विंडोज में थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत सारी कमांड सिमिलर हैं लेकिन काफी सारी डिफरेंट भी हैं। ठीक है, बेसिकली विंडोज विंडोज सारा कुछ ना कॉपी लिनक्स की हुई हुई है। ये अगर पीछे जाए ना तो ये मैक और ये सारा कुछ इन सारों ने कहां से उठाए आइडियाज, यूनिक्स से। यूनिक्स वाज द मेजर फ्लेवर इनफैक्ट इन 1970s व्हेन डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स केम इनटू प्ले। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, वैसे तो सीडी लिखें और ये करें और आगे ई लिखें, डी ड्राइव लिखें, कुछ भी लिखें तो ये ड्राइव में स्विच हो जाता है। सीडी लिख के आप ये करें तो ये करंट फोल्डर को शो करता है। सीडी लिख के आप डेस्कटॉप लिखें तो ये इस फोल्डर में मूव कर जाता है। इसी तरह सीडी लिख के, ये सारी कमांड्स लिनक्स और इसमें काफी सारी मिलती जुलती हैं। ठीक है, लेकिन बिल्कुल सिमिलर नहीं है। एनीवे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, सबसे पहले ये वाली कमांड रन करेंगे। इन कमांड्स को याद करने की जुबानी बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिला झिझक आप इनको स्ट्रेट अवे डॉक्यूमेंटेशन में जाके वहां से कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं। सो दिस इज व्हाट, मैं इस कमांड को कॉपी करता हूँ और यहाँ आके पेस्ट करता हूँ। ये मुझे कह रहा है एनपीएक्स, एनपीएक्स कमांड रनर है, क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये क्या करेगा, ये आपके प्रोजेक्ट की स्कैफोल्डिंग करेगा। स्कैफोल्डिंग क्या है अभी बताता हूँ। और माई ऐप क्या है, आपके प्रोजेक्ट का नाम है, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये इसको मैं मिटा के मैं अपना नाम दूंगा। ठीक है, मैं कहूंगा जी रिएक्ट स्टार्ट, या सिंपली रिएक्ट स्टार्ट की जगह रिएक्ट ऐप कर लेते हैं। तो मैं इसको, फोल्डर नेम में स्पेस ना दीजिएगा, मतलब नहीं देनी चाहिए, इनफैक्ट प्रेफरेबल ये है। मैंने इस कमांड को राइट करके छोड़ दिया। डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेट स्पीड, ये इट माइट टेक अ लिटिल टाइम, आई मीन 1 मिनट और लेस देन 1 मिनट। तो ये आपकी पूरी प्रोजेक्ट की स्कैफोल्डिंग कर देगा। और स्कैफोल्डिंग क्या है, आपके पूरे प्रोजेक्ट की फोल्डर स्ट्रक्चर या फोल्डर हायरार्की जो रिक्वायर्ड होती है, जो फेसबुक की रिकमेंडेड है। अच्छा, अगर हम ये काम ना करें तो हम मैनुअल सेटअप भी कर सकते हैं रिएक्ट को लिखने के लिए, लेकिन मैंने कल आपको दिखाया था कि ये फेसबुक की रेपो है, क्रा टेम्पलेट फेसबुक की रिकमेंडेड है।
तो जिसने जो चीज बनाई होती है उसे बेहतर पता होता है चीजों को किस तरह सेटअप करना है. So that's why we prefer to use this CRA template, यानी CRA, create react app को short में CRA बोलते हैं. And then it is installing the packages और that's. उबैद साहब कल का टास्क कहाँ पहुंचा आपका? सर मैं आज कर लूंगा. अच्छा चले ठीक हो गया. ट्राई नहीं किया हुआ तो मतलब फिर अगर ट्राई करते तो पता लगता कोई प्रॉब्लम, फिर हम उसे सॉल्व करते आज क्लास एंड पे, लेकिन होपफुली कर लेंगे. ठीक है. अहमद वेलकम यार. आप अपना आप भी टास्क को ट्राई करो, दो कि आपको आई होप कि आता ही होगा, लेकिन स्टिल इनफैक्ट यू वुड लर्न समथिंग न्यू इन इट. हमारे इजाजत सब नहीं है ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन. सो आई गेस माय इंटरनेट स्पीड इज स्लो. नॉर्मली इट डजंट टेक. ओ, मैं सुपर टेक पे कनेक्टेड हूँ इसीलिए स्लो है. I must be with this TP link. Where is TP link? है ही नहीं. ओ सर ये बटन नहीं ऑन कर देते प्लीज. सॉरी आपको. यस थैंक यू. ये रिकॉर्डिंग पॉज नहीं हो सकती है ना? जितनी देर में इंस्टॉलेशन होती है हम रिकॉर्डिंग पॉज करते हैं. होना तो चाहिए ऑप्शन में. स्टॉप का बटन है, पॉज का कहीं नहीं. दिस इज हालांकि वेरी कॉमन फीचर ये होना चाहिए. मैं माइक्रोसॉफ्ट ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਕੀ ਬਣ ਸੀ. म्यूट है, कैमरा है और this. नो फाउंड. चलें जी, कल वाला लेक्चर अपलोड हो गया. ठीक है. Here it is. Okay. बाय डिफॉल्ट इसने खुद ब खुद इस रेपो को क्या बना लिया, गिट की रेपो बना लिया. किस वजह से? क्योंकि मेरे सिस्टम में गिट इंस्टॉल था इसलिए. तो इसने कहा जी इनिशियलाइजिंग अ गिट रिपोजिटरी. पहले हमने किया था तो हम जब नॉर्मल वेब करते तो हमें मैनुअली गिट करना पड़ता था उसको, इनिशियलाइज द गिट रिपोजिटरी. ठीक है. इंस्टॉलिंग द टेम्पलेट डिपेंडेंसीज यूजिंग npm. देखिए हम कौन से वर्जन पे काम कर रहे हैं, रिएक्ट 17.0.2 एंड दैट्स इट. अगर यहाँ पे कोई, अगर ये आपकी सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन नहीं होगी तो यहाँ पे क्या देगा, एरर देगा कोई ना कोई, और वो एरर की डिस्क्रिप्शन होगी. अगर आपको एरर आए तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. इमरान खान की तरह आपने सिर्फ उस एरर को कॉपी करना है और गूगल पे जाके एज इट इज पेस्ट कर देना है, और स्टैक ओवरफ्लो का जो जिस पे ग्रीन टिक होगा ना जिस सोल्यूशन पे, उसको फॉलो करना है. समझ आई बात? वरना नॉर्मली एरर नहीं होता. अगर आप कोई नेटवर्क पे कोई प्रॉक्सी वगैरह लगी होती है, हो सकता है कि यूनिवर्सिटीज में अगर आप ये काम करेंगे किसी यूनिवर्सिटी के लैब के सिस्टम में, तो ये आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि प्रॉक्सी नेटवर्क पे ये इशू करता है. और दूसरा ये है कि आपकी नेटवर्क स्पीड समटाइम स्लो होती है, तो ये कहता है जी कि ट्राई सम टाइम लेटर यू आर अनएबल टू इंस्टॉल दैट. इन चीज़ों से परेशान नहीं होना, क्योंकि आप एरर में घुसने की कोशिश करें. आप बीइंग डेवलपर आपको काली स्क्रीन से बड़े लंबे अरसे तक पाला पड़ेगा. सो मुझे ये कह रहा है जी कि वी सजेस्ट दैट यू बिगिन बाय टाइपिंग cd react app. मैंने अपनी एप्लीकेशन को नाम क्या दिया था, रिएक्ट ऐप. तो वो कह रहे थे कि आप अभी अगला स्टेप क्या करें, आपकी क्रॉ टेम्पलेट रेडी हो गई है. आप क्या करें, इस डायरेक्टरी में मूव करें, और मूव करने के बाद npm start की कमांड लॉन्च करें. तो जो ही आप npm start की कमांड लॉन्च करेंगे तो हैप्पी हैकिंग, मतलब यू कैन स्टार्ट कोडिंग विद इट. सो आई एम इनफैक्ट आई विल कम बैक टू डू दिस स्टेप एज वेल, बट लेट मी शो यू कि जी हमारा जो क्रिएट रिएक्ट ऐप हमने किया तो उसने क्या बना के दिया हमें. उसने एक फोल्डर बना के दिया खुद ब खुद. हमने कोई मैनुअल फोल्डर कॉन्फ़िगरेशन नहीं की जैसे हम नॉर्मल HTML CSS वगैरह में करते हैं. ठीक है. अगर मैं इस फोल्डर को ओपन करूं तो आई एम हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ, इसको मैं कह रहा था ये प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग है, सब कुछ इसने
खुद ब खुद कर लिया। इसमें सबसे पहली चीज ये देखें, नोड मॉड्यूल्स। आपका इस फोल्डर से कोई ताल्लुक लेना देना नहीं है। ये कौन मैनेज करता है? एनपीएम। यानी जब हम एनपीएम इंस्टॉल करते हैं तो ये नोड मॉड्यूल का फोल्डर खुद ब खुद बन जाता है। अगर आप इसको ओपन करके देखें तो इसमें इतनी ज्यादा पैकेजेस पड़े होंगे, यानी ये वो पैकेजेस हैं जिन पर रिएक्ट डिपेंड कर रही है। सो यू डोंट हैव टू इवन इनफैक्ट ओपन इट, आपको जरूरत ही नहीं है। बाकी पब्लिक और सोर्स और बाकी फाइलों को मैं भी विजुअल स्टूडियो कोड में खोल के बताता हूँ। सो ये आपको मिलेगी ये बेयर मिनिमल प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर। ठीक है, मुझे 1 मिनट दें जरा, वो सर आए जी क्लास में, स्टार्ट कर। हाँ जी बिल्कुल, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस प्रॉपर एक टीम होती है सेपरेट, जो यही चीजें चेक करती है। आपकी लोड टेस्टिंग होती है, आपकी स्ट्रेस टेस्टिंग होती है, आपकी फ्रंट एंड की टेस्टिंग, बैक एंड की टेस्टिंग, एपीआई टेस्टिंग। बहुत अच्छा, मतलब ये देखें, कंप्यूटर साइंस की फील्ड तो एक दरिया है बेटा। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप जितना कुछ सीखना चाहें या जितना कुछ सीख सकें सीखें, लेकिन वन थिंग एट अ टाइम। स्टार्ट वन थिंग, गेट एक्सपर्टीज इन दैट, एंड देन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अदर। मतलब अभी आपका ताल्लुक डायरेक्ट टेस्टिंग से नहीं है, आपने एक चीज स्टार्ट की है, आपने डेवलपमेंट स्टार्ट की है, ठीक है। और टेस्टिंग अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपके पास स्पेयर टाइम है तो दैट्स यू आर वेलकम, यू शुड डू दैट। लेकिन जो फील्ड स्टार्ट की है, आई वुड रिकमेंड बेटर टू डू इट फर्स्ट। अभी आपका जो एज फैक्टर भी नहीं, इतना नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा एज भी नहीं हुई। आप अभी तीसरे चौथे सेमेस्टर में, अभी आपके पास 1-2 साल यूनिवर्सिटी में भी है। तो आप यूं कोशिश करें कि आप 8वें सेमेस्टर तक, ये इनफैक्ट टारगेट रखें अपने, और ब्रेक डाउन करें उनको कि आपने 1 साल में या आधे साल में या 6 महीने में आपने सिर्फ रिएक्ट और यानी फुल स्टैक में एक्सपर्ट बनना है। जब आप एक्सपर्ट बने, ये बन जाए और आप समझें कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, देन मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्किल। फायदा क्या है मास्टर करने का? मैं पहले खुद बड़ा शौकीन था या कायल था एमएस करने का, मुझे किसी यूनिवर्सिटी ने दाखिला नहीं दिया, छोड़ दिया, और शुक्र किया कि नहीं किया। अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है ना, फिर आप एमएस और पीएचडी करें, आई वुड रिकमेंड। अगर एकेडमिक्स में नहीं जाना, डेवलपमेंट में जाना है, तो बेटा जी आप जिस तरह एक टेक्निकल कोर्स ये कर रहे हो ना, इसके बाद आप डेवऑप्स पे जाओ, सारी जिंदगी दुआएं दोगे। बस ये करके डेवऑप्स कर लो, डेवऑप्स कर लो बस। बताऊंगा ऑटोमेशन। ये जो आप रिएक्ट कर रहे हैं ना, रिएक्ट में पता है क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? रिएक्ट में आप कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट तो है ही है बेसिक, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी आपको पता ही होगा। इलेक्ट्रॉन का नाम सुना है आपने? इसी रिएक्ट जेएस को इस्तेमाल करके आप डेस्कटॉप ऐप डेवलप कर सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन रिएक्ट पे बेस करती है। ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी का कॉन्सेप्ट सुना हुआ है ना आपने? मेटावर्स सुना हुआ है ना आपने? ये वर्चुअल रियलिटी पे बेस कर रही है ना सारी। तो मेटावर्स के लिए अगर आपने वर्चुअल डेवलपमेंट की फील्ड में जाना है ना, 3D की फील्ड में, तो आप रिएक्ट वीआर, एक इसकी लाइब्रेरी है, तो आप रिएक्ट वीआर करें। यानी एक रिएक्ट करके आप डेस्कटॉप, मोबाइल ऐप, वेब डेवलपमेंट, फुल स्टैक की बात कर रहा हूँ, फुल स्टैक मींस बैकएंड पे नोड जेएस वगैरह, और वीआर वर्चुअल रियलिटी, डेस्कटॉप ऐप डेवलप, और क्या रह जाता है? इसके बाद एक ऑटोमेशन रह जाती है। और ऑटोमेशन आप, हाँ, डेटा साइंसेज में अगर जाएं तो अभी तक मुझे डायरेक्ट किसी लाइब्रेरी का नहीं पता, लेकिन आई बिलीव कि कोई ना कोई इसका जुगाड़ नोड जेएस का डेटा साइंस में भी है, क्योंकि मेरी डेटा साइंस फील्ड नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा यूज होती है, दो कि मुझे उसका इल्म नहीं है क्योंकि मेरी वो फील्ड भी नहीं है। सी प्लस, देखिए कोई एक लैंग्वेज सीख ले। सी प्लस प्लस तो इसलिए जरूरी है कि सी प्लस प्लस को कहते हैं मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। लेकिन अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रांग हो गई है ना, तो फिर सी प्लस प्लस की फील्ड में जाना है तो फिर ये ना करें, क्योंकि सी प्लस प्लस की इटसेल्फ अपना बहुत ज्यादा स्कोप है। सी प्लस प्लस के बंदे नहीं मिलते लोगों को क्योंकि वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल है बहुत डेप्थ की लैंग्वेज। तो बाकी सारी चीजें बनी, ये नोड जेएस पता है किसके ऊपर बनी हुई है? सी और सी प्लस प्लस के ऊपर। एग्जैक्टली exactly, आपकी पूरी विंडोज सी में बनी हुई है, सी प्लस प्लस में बनी हुई है। उसकी वजह यह कि सी को इंटरमीडिएट लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है, कि ये आपकी डायरेक्ट हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए असेंबली लैंग्वेज की रिप्लेसमेंट के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है, उसके पैरेलल में इस्तेमाल हो सकती है। वेल एनीवेज, हमारा सर वापस आ गए। सो कमिंग बैक टू दिस, इस बारे में ना साथ साथ मैं गाइड करता रहूंगा आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फील्ड्स बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतनी शॉर्ट बात कहूंगा, अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है ना,
फिर आप एमएस और पीएचडी करें, अदरवाइज मैं नहीं रिकमेंड करता किसी बच्चे को एमएस पीएचडी करना। उसकी वजह, आप एकेडमिक्स में जाके पीएचडी करके आप 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेंगे और बस सारी जिंदगी उसी पे बैठे रहेंगे। पौने 2 लाख, 2 लाख हो जाएगी। आप लिटरली बिलीव यू मी कि आप इस डेवलपमेंट में 2 साल या 3 साल लगाए तो आप 2.5, 3, 4 लाख तक पहुंच जाएंगे। पर इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। 2.5, 3, 4 साल में आई थिंक पीएचडी करने में लगाएंगे आप। ऐसे ही है ना? तो खैर, एनीवेज, हाँ, मैं ना थोड़ा सा, मुझे लोग शायद ये तो कह रहे होंगे ये पागल हो गया आजाद चाय वाले की तरह, बल्कि किसी हद तक मैं आजाद चाय वाले को ठीक भी मानता हूँ। बिल्कुल ठीक नहीं मानता कि वो कहता है यूनिवर्सिटी जाओ ही ना। ऐसा भी नहीं है, यूनिवर्सिटी जरूर जाओ, लेकिन किसी हद तक वो ठीक भी है कि हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड देखें। हमने कितने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बनाए हैं, हमने बस मलाला यूसुफजई जैसे स्कॉलर बनाए हैं जो है। 10वीं पढ़ के तो नोबेल प्राइज मिल गया उसको। ठीक है, तो हमने कितने समरकंद बनाए हैं, हमने कितने कदीर खान बनाए हैं पूरे 22 करोड़ आवाम में से एक, कितने अब्दुल सलाम बनाए हैं 22 करोड़ में से सिर्फ एक, कितने सारे पीएचडी, नजर ही कोई नहीं आ रहा, मतलब सारे बेले बैठे में। एनीवे, मुझे इस बात में वैसे ही जज्बाती हो जाता हूँ, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, लोग भी बुरा मान रहे होंगे। चलें जी, यूट्यूब पे पब्लिक भी होगी, कोई मुझे आगे ना पकड़ ले, तेरी ऐसी की तैसी, तू हमारे खिलाफ बकवासात करता है। क्योंकि मैंने जितने करीब से देखे ना पीएचडी, शायद आप लोगों ने अभी तक ना देखे हो। एनीवे जी, हमारी एप्लीकेशन बन गई है और मैंने आपको ये कहा है कि हमारा प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग का स्टेप जो है वो मरहला मुकम्मल हो गया। अब आपने इस फोल्डर को ओपन करना है विजुअल स्टूडियो कोड में देखने के लिए कि क्या है। तो मैं सबसे पहले करूंगा, इस फोल्डर के अंदर आऊंगा, सीडी क्रिएट रिएक्ट ऐप। चाहे आप कमांड से आए या चाहे आप इसको बंद कर दें और इसको ओपन विद रिएक्ट कर लें, ओपन विद कोड कर लें। ठीक, अब हम इसका इंटरनल टर्मिनल यूज करेंगे जो इसके अंदर इनबिल्ट होता है। सो ये मैंने आपको कहा जी, नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने इसको शायद जब बहुत ज्यादा हाईली एक्सपर्टीज जाएंगे तो फिर शायद खोल के देखना पड़ेगा, अदरवाइज इसको खोलना ही नहीं है आपने। आपका काम इन दो फोल्डर के साथ है, पब्लिक के साथ, और बहुत कम है ऐसा कि आप पब्लिक के साथ काम करेंगे। और दूसरा काम आपका, सबसे ज्यादा काम आप सोर्स के फोल्डर में करेंगे। ठीक है, सो आपने इस सोर्स के फोल्डर को एक रखना है जहन में। दूसरा दूसरा आपका काम था बेटा, पैकेज डॉट जेसन के साथ है, इसके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है आपका, और आपने इसको इनफैक्ट बार बार ओपन भी करना है, खोल के देखना भी है, डिपेंडेंसीज चेक करनी है। मैं इसका एक काम बता देता हूँ, एक से ज्यादा पर्पज है। आप देखें, इसकी कुछ मेटा डाटा है, एप्लीकेशन का मेटा डाटा पड़ा हुआ है। एप्लीकेशन का नाम क्या है, वर्जन कौन सा है, बाय डिफॉल्ट दिया हुआ इसने, प्राइवेट है, और फिर ये डिपेंडेंस, हाँ ये डिपेंडेंसीज इंपॉर्टेंट है। आपका रिएक्ट का प्रोजेक्ट किन किन लाइब्रेरीज पे डिपेंड कर रहा है। बाय डिफॉल्ट इसके साथ ये लाइब्रेरीज खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाती हैं जब हम npx create react टाइप करते हैं। अब जितनी भी लाइब्रेरीज इसके बाद आप इंस्टॉल करेंगे वो सारे के सारे उनकी एंट्रीज यहाँ आ जाएंगी। यानी ये समझे कि ये एक रजिस्टर है, जो चीज भी आप रिएक्ट में इंस्टॉल करेंगे वो इसमें आगे सारा रिकॉर्ड पड़ा होगा कि आपने क्या क्या चीज इंस्टॉल की हुई है, कौन कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल की हुई है। तो इसको यूज, इसको भी सिर्फ इतना ही करना है कि आपने इसको खोल के देखना है कि डिपेंडेंसीज कौन कौन सी है, बस काम इससे लगा। रीडमी आपको पता है क्या होता है, गिट हब पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल होती है। और आपने HTML सुना है ना कि मार्कअप लैंग्वेज है, मार्कडाउन का कभी नाम सुना है? ये मार्कडाउन लैंग्वेज है। रीडमी फाइल में मार्कडाउन लिखा होता है, जैसे HTML मार्कअप लैंग्वेज है ना, ये मार्कडाउन है। मार्कडाउन में क्या है, जैसे देखें, हैश लगाएंगे तो ये हेडिंग, बड़ी हेडिंग होगी, लेवल 1 हेडिंग। 2 दफा हैशेस लगाएंगे तो ये लेवल 2 हेडिंग बन जाएगी। इस तरह ये लगाएंगे, बैकटिक्स में किसी चीज को लिखेंगे तो ये, मैंने उस दिन गालिबन आपको दिखाया था गिटहब की रेपो, नहीं बोल्ड नहीं हो जाएगा ये, एक बॉक्स में आ जाएगा, छोटे से बॉक्स में आ जाएगा। इसी तरह ये मार्कडाउन लैंग्वेज अगर नेट पे सर्च करेंगे ना मार्कडाउन लैंग्वेज, तो आपको पता लग जाएगा, छोटी छोटी कमांड्स हैं उसकी बेस पे पूरी डॉक्यूमेंटेशन। तो नॉर्मली जो डॉक्यूमेंटेशन बनती है वो मार्कडाउन लैंग्वेज में बनती है। HTML जैसे मार्कअप है तो एक मार्कडाउन भी होती है। एनीवेज, इसको भी आपने ज्यादा कोई इतना फोकस नहीं करना। सो नाउ गेट इग्नोर, नॉर्मली हम जब किसी भी रेपो को गिट पे पुश करते हैं ना, तो गिट इग्नोर एक फाइल होती है, इसमें हम जो एंट्री डालते हैं, जिस फाइल या जिस फोल्डर का जिक्र गिट इग्नोर में करते हैं, वो चीज गिट पे पुश नहीं होती। नॉर्मली जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो हम गिट इग्नोर में उसकी एंट्री डाल देते हैं कि ये पुश ना करे। तो बाय डिफॉल्ट इसने रखा होता है जी कि ये नोड मॉड्यूल्स, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी फोल्डर होता है, बड़ा फोल्डर होता है, तो इसकी जरूरत हमें गिट पे पुश करने की
नहीं होती, तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है जी कि नोड मॉड्यूल में जितनी भी चीजें इनको पुश नहीं करना। .pnp.pnp.js, अच्छा pnp का ताल्लुक आपसे फिलहाल नहीं है, नहीं आपने इस पे काम किया है, इसको छोड़ दें। बाकी चीजें ये कुछ इसकी लोकल है, तो इनको हमने पुश नहीं करना होता। तो गिट इग्नोर उन फाइल को रिप्रेजेंट करती है जिनको हम गिट पे पुश नहीं करना चाहते। दैट्स इट। इसके साथ भी आपने इतना खास काम नहीं करना। सो आपने काम करना है तो सिर्फ सोर्स के साथ करना है और पब्लिक के साथ करना है, ठीक है। अब आपको गेट एलिमेंट बाय आईडी का तो पता है ना। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। प्रोजेक्ट क्रिएट किया आपने, क्रिएट रिएक्ट ऐप। अगला स्टेप ये है कि आप इस प्रोजेक्ट को रन करें। रन कैसे करते हैं? कमांड प्रॉम्प्ट से, ठीक है। सो मैं टर्मिनल को ओपन करूंगा, तो मेरा टर्मिनल इस वक्त उसी फोल्डर में खुला है जिस फोल्डर में मेरा रिएक्ट ऐप है, ठीक है। सो मैं इसे करूंगा सिंपली npm start स्टार्ट। ये कमांड पता है कहाँ लिखी हुई है? ये आपके पैकेज डॉट जेसन में लिखी हुई है, ये npm। जब भी मैं npm लिख के ये लिखूंगा ना, स्टार्ट बिल्ड टेस्ट और रिजेक्ट, तो ये राइट साइड पे ये कमांड्स एग्जीक्यूट करेगा। तो मैंने लिखा npm स्टार्ट, तो ये क्या करेगा? स्टार्ट के राइट साइड पे रिएक्ट स्क्रिप्ट्स और स्टार्ट, ठीक है। तो आपने सिंपली रिएक्ट के प्रोजेक्ट को, अभी तक हमने इसे छेड़ा नहीं है ना, इसको काम किया। इसको स्टार्ट करने के लिए npm स्टार्ट लिखना है, लेकिन ये याद रहे कि npm की स्टार्ट की कमांड उस फोल्डर के अंदर जाके लॉन्च करनी है जिस फोल्डर में आपने रिएक्ट इंस्टॉल की। तो मेरा ये फोल्डर है रिएक्ट ऐप पर। तो मैंने npm स्टार्ट किया, एंटर किया। इट विल टेक सम टाइम, अगेन आई मीन 8-10 सेकंड लेगा ये, और स्टार्टिंग अप, और ये लाइव सर्वर पे आपको चला देगा। अब जब चलाएगा तो हाउ वुड द फर्स्ट पेज ऑफ रिएक्ट वुड लुक लाइक? लेट्स, दैट्स इट, वी हैव क्रिएटेड द रिएक्ट एप्लीकेशन सक्सेसफुली, कांग्रेचुलेशंस। अच्छा, ये लोकल सर्वर खुद ब खुद इसके अंदर इसकी सेटिंग मौजूद है कि लोकल होस्ट लाइव सर्वर को रन करता है, और ये रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है इसे लाइव सर्वर पे चला, बिल्कुल बता रहा होता है, साथ साथ अपडेट कर रहा होता है। लाइव का मतलब यही है, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट इसने मेरे माइक्रोसॉफ्ट एज पे खोल दिया, तो मैं इस ब्राउजर को यूज नहीं करता ज्यादातर। मैं इसे कॉपी करता हूँ और सिंपली क्रोम को ओपन करता हूँ, और क्रोम के किसी नए टैब में इसको पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। आई विल बी हैविंग द रिएक्ट ऐप ओवर हियर इन द क्रोम, ठीक है जी। यहां तक बात समझ आ गई आपको? अब ये खुद कह रहा है एडिट सोर्स, और उसके अंदर app.js एंड सेव टू रीलोड। कह रहा है कि इस फाइल को एडिट करें जो सोर्स के फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल पड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो प्राइमरी फाइल है, जो सबसे पहली फाइल है जिसके साथ हमने काम करना है, वो कौन सी है? तो मैं जाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये अब देखें, लाइव सर्वर जब तक चलेगा ना, तो ये आपका प्रोसेस चलता रहेगा, इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। अब आखिरी दफा इसने क्या किया? ये कंपाइल्ड सक्सेसफुली। ये वेब पैक क्या है? मैंने आपको जिक्र किया था कि मैं वेब पैक के बारे में बाद में वापस आऊंगा, वेब पैक और बेबल वगैरह क्या है। तो उसने कहा जी कंपाइल्ड सक्सेसफुली, इसका मतलब कोई एरर नहीं है। आप इसको बंद कर दें, बस आपकी रिएक्ट ऐप चल रही है। इसको बंद करने से रिएक्ट ऐप रुकती नहीं है, क्योंकि जब तक मैं यहाँ कंट्रोल सी प्रेस ना करूँ, कंट्रोल सी प्रेस करूंगा तो ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। मैंने इसको बंद कर दिया, मैं वापस आया। सोर्स के फोल्डर के अंदर आपके पास कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, app.js। अच्छा, ये टेस्ट स्क्रिप्ट है, आप इसको डिलीट कर दें, बिकॉज हम इसको साफ करना चाहते हैं। ये जो ये लोगो है, लोगो डॉट एसवीजी, ये जो लोगो यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है। वी डोंट नीड दिस लोगो, सो वी विल बी रिमूविंग दिस लोगो एज वेल, बाद में जरूरत पड़ी। फिर ये रिपोर्ट वेब वाइटल्स, आप इसको भी रिमूव कर दें। फिर ये सेटअप टेस्ट, इसको भी रिमूव कर दें। हम बेयर मिनिमल चीजों को साथ लेके चलेंगे जिनकी हमें समझ आए साथ साथ। ये 4 फाइलें आपकी रह गई हैं, app.js, यहां से डिलीट कर दिया ना, यहां से लोगो पड़ा हुआ था, डिलीट कर दिया ना, तो अब मुझे एरर आएगा। मैंने पेज को रिफ्रेश नहीं किया, लेकिन उसने मुझे एरर दे दिया। क्या क्या एरर दिया उसने जी? कि मॉड्यूल नॉट फाउंड, कांट रिजॉल्व द लोगो डॉट एसवीजी, क्योंकि मैंने लोगो को
डिलीट कर दिया, जब डिलीट कर दिया तो उसको रास्ता मिल ही गया, इस तरह से ये एरर शो होंगे। ठीक है, सो लेट मी चेक हु इज द नेक्स्ट इन। एनीवेज, सो ये एरर्स इस तरह से आपको आएंगे। ठीक है, सो लेट मी मूव बैक, और जहां लोगो इस्तेमाल हो रहा है, ये देखें, ये लोगो इंपोर्ट हो रहा है। ये इंपोर्ट क्या होता है मैं बताता हूँ। ये इंपोर्ट हो रहा है, मैं इसको भी यहाँ से खत्म कर दूं, क्योंकि जो मैंने डिलीट कर दिया तो फिर इंपोर्ट कहाँ से होगा। ठीक है, और ये जो सारा कुछ शो हो रहा है ना, मैं सारा पूरा का पूरा हेडर उठा के डिलीट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे अपना H1 एक हेडिंग लिख देता हूँ जी, हेलो, दैट्स इट। अब मैं यहाँ वापस जाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे इसको नॉर्मली ये खुद ऑटो रीलोड हो जाता है, लेकिन अगर ना हो फॉर सम रीजन, नॉर्मली जब कंपाइलेशन फेल होती है तो फिर आप इसको रिफ्रेश कर लें। अब क्या कह रहे हैं जी, कंपाइल विद प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम है जी, एरर इन सोर्स इंडेक्स डॉट जेएस, यानी सोर्स के फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस में मसला है। क्या मसला है ये देख लें, मॉड्यूल नॉट फाउंड, कौन सा, रिपोर्ट वेब वाइटल्स। इसमें क्यों मसला है कि मैंने खुद डिलीट किया है, अभी एक्स्ट्रा फाइल थी ना, रिपोर्ट वेब वाइटल्स। सो मैंने जाऊंगा इंडेक्स डॉट जेएस में, और ये फाइल शामिल हो रही है। मैं कह रहा हूं कि इस फाइल को इंपोर्ट करो, हालांकि मैंने यहां से डिलीट कर दी। तो डिलीट कर दी तो इंपोर्ट कहां से होगी, तो आप क्या करें, यहां से भी उड़ा दें, कंट्रोल एस। जब आपने सेव किया, कम बैक टू दिस, और अब आपको फिर क्या एरर आ रहा है, ये जानबूझ के आपको एरर्स भी दिखा रहा हूं कि आपको पता चले। अच्छा, अब क्या कह रहा है जी, अब कह रहा है फिर इंडेक्स डॉट जेएस में ही मसला है, दिस टाइम लाइन नंबर 16 में मसला है। और क्या मसला है, रिपोर्ट वेब वाइटल्स इज नॉट डिफाइंड, यानी इसका मतलब है ये अभी कहीं और भी यूज हो रहा है। सो मैंने यहाँ पे ये रिपोर्ट वेब वाइटल्स, आप इस सारे को भी हटा दें, जस्ट सफाई के लिए। ना भी हटाएं कोई मसला नहीं, उनके साथ जाने दें आप, लेकिन मैं जस्ट आपको इंटरेक्ट करवाना चाह रहा था कि आप एरर आए तो ये सारी प्रॉपर गाइडलाइन देता है, आपको बताता है एरर किस लाइन में और क्या एरर है, किस वजह से एरर है। सो मैंने ये भी ट्रेस करके यहाँ से भी रिमूव कर दिया। आई एम बैक विद नॉर्मल सिंपल हेलो मैसेज। ठीक, और सिंपल हेलो मैसेज वर्ल्ड मैसेज कौन कहां से आया, यहाँ से आया। सो वी हैव, इसके बाद जो कुछ भी आप लिखें, लेट्स सपोज आप पी लिखें और इसमें आप लॉरम इप्सम लिखें, सो कम बैक, इट इज रीलोडेड विदाउट रिफ्रेशिंग। ठीक, अभी ये सेंटर में क्यों आ रहा है, ये सेंटर लाइन क्यों है टेक्स्ट, तो ये मैं बताता हूँ क्यों है। इसमें कुछ स्टाइल्स अप्लाई हुए हैं बाय डिफॉल्ट, तो हम उनको भी रिमूव करेंगे तो फिर काम ठीक हो जाएगा। लेकिन अब जरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखिएगा इसका, इसका स्ट्रक्चर समझिएगा, ये काम कैसे करता है। सबसे पहले तो ये देखें, ये जो स्टाइल लगे हुए थे ना, बैकग्राउंड डार्क था, लोगो रिवॉल्व कर रहा था, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, ये स्टाइल कहां से आ रहे हैं, ये देखें ऊपर एक फाइल यहां इंक्लूड हो रही है कि इंपोर्ट app.css। आपको पता है css किस लिए इस्तेमाल होती है, स्टाइलिंग के लिए। तो आप app.css में जाएं तो ये सारे स्टाइल हुए हुए हैं, आप इसको करें कंट्रोल ए, डिलीट, सब कुछ डिलीट। अब आप यहां पे आए, स्टाइल सारे खत्म। अच्छा, वापस आए जी यहाँ पे। अब ये जो ऐप है ना, अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये भी हटा दूं, बिल्कुल सादा सा काम समझाता हूं, और ये भी हटा दूं, ये भी हटा दूं, ठीक है, सिंपल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, ऐसे ही लिखते हैं ना, फंक्शन कीवर्ड। अब यहां एक कन्वेंशन को मैं वायलेट कर रहा हूं। नॉर्मली मैंने कहा था कि फंक्शन के नेम शुड स्टार्ट विद द लोअर केस, अब चूंकि यहां फंक्शंस को कंपोनेंट्स कहते हैं, तो इसलिए एवरी फंक्शन मस्ट हैव, ये मस्ट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। तो ऐप क्या है, फंक्शन का नाम, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल जावास्क्रिप्ट का प्लेन फंक्शन उसकी तरह शक्ल है उसकी, लेकिन विद एक्सेप्शन। वो क्या है, अगर मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए हटा दूं और इसको भी हटा दूं, अब भी ये फंक्शन ही है, बट दिस फंक्शन, जिस तरह फंक्शन शुड रिटर्न समथिंग एंड कैन रिटर्न समथिंग, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था जी कि ए प्लस बी, अगर फंक्शन में दो आर्गुमेंट पास कर दिए जाए, ए और बी, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ए और बी का प्लस, हाँ रिटर्न करेगा जहां से ये कॉल होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहां रॉकेट साइंस एक आने वाली है। नॉर्मली रिएक्ट में बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल करेंगे एक चीज, फंक्शन या फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, अच्छा ये कंपोनेंट क्या होता है उसको तो बाद में देखेंगे, लेकिन रिएक्ट में फंक्शन कैन रिटर्न एचटीएमएल।
जावास्क्रिप्ट में अभी तक हमने नहीं देखा, दो कि वहां भी हम कर सकते हैं एक मैनिपुलेशन से। लेकिन अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं यहां पे लिखूं जी, लेट्स सपोज एक सिंपल एचटीएमएल की डिव है ना, तो मैं इसमें लिखता हूं जी h1, लिखता हूं जी हेलो। बेसिकली ये जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न कर रहा है, एचटीएमएल क्या रिटर्न कर रहा है। इसको हम कहते हैं, जब हम जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर एचटीएमएल लिखते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, JSX। क्या कहते हैं, JSX किसको कहते हैं, जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। ठीक है, ये पहली बार है तो मैं इतनी डेप्थ में जा रहा हूं, दोबारा ये बातें नहीं बताऊंगा। जब हम जावास्क्रिप्ट के फंक्शन से एचटीएमएल रिटर्न करवाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, JSX कहते हैं। तो अब अगर मैं आपको ये ओवरऑल इस फंक्शन को बताऊं, व्हाट दिस फंक्शन इज रिटर्निंग, दिस फंक्शन इज रिटर्निंग JSX। एचटीएमएल की बात नहीं करेंगे अब, दिस फंक्शन इज रिटर्निंग JSX। मेक सेंस। अब अगर मैं इसको चलाऊंगा ना तो एरर देगा। Got it? अब ये क्यों एरर दे रहा है जरा इसको समझें और फिर ये रूट स्ट्रक्चर समझें। 5-1 मिनट लगेंगे या 10 मिनट, उसके बाद हम इसको आगे चले। वो कह रहा है जी कि एरर इन index.js, और क्या कह रहा है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इंपोर्टेड एज ऐप वाज नॉट फाउंड। इसका मतलब ये एरर तो अभी आपको समझ नहीं आएगा, मुझे तो समझ आ गया, लेकिन इसका मतलब एरर कहीं कहां है, index.js। भाई हमने तो index.js को छेड़ा ही नहीं, एरर क्यों आ गया वहां पे। ऐसे ही है ना, हमने तो किसको छेड़ा है, ऐप को छेड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि ये ऐप और इंडेक्स, इनके दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक है कि हमने छेड़ा इसको और पंगा उसमें आ गया। ठीक है, तो ये वो ताल्लुक क्या है जरा ये देखिएगा। मैं अगर index.js पे वापस आऊं तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप। ES6 का एक फीचर है, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में हम एक फाइल में कोई फंक्शनैलिटी लिखते हैं तो उसे दूसरी फाइल में इस्तेमाल नहीं कर सकते वनीला जेएस में। ES6 में कर सकते हैं कि हमने एक फाइल में कोई फंक्शन लिखा और उस फंक्शन को एक्सपोर्ट किया तो फिर किसी भी दूसरी फाइल में उसको इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इंपोर्ट करके, ये ES6 का फीचर है। कौन सा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब एरर इसलिए है कि यहां एक लाइन लिखी हुई थी जो मैंने मिटा दी। उसने कहा था जी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। मैंने क्या किया, मैंने कहा जी ये फंक्शन जो है इसका नाम क्या है, ऐप है। ये पूरा फंक्शन एक्सपोर्ट कर दो। मतलब इसको मैं यहां यूज नहीं करना चाहता, डिफाइन यहां किया है, यूज किसी और फाइल में करूंगा। तो ये किसी और फाइल में तब इस्तेमाल हो सकेगा जब यहां से एक्सपोर्ट होगा। और एक्सपोर्ट करने के दो तरीके हैं, एक एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होता है और एक नॉर्मल एक्सपोर्ट होता है। तो मैंने अभी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आप समझे, नॉर्मल एक्सपोर्ट जब मैं करूंगा तब बताऊंगा साथ एक्सप्लिसिटली। तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, सिंपली ये ऐप एक फंक्शन है जो क्या रिटर्न कर रहा है, JSX। इसको एक्सपोर्ट कर दो। भाई क्यों कर दो, क्योंकि ये किसी दूसरी फाइल में इस्तेमाल हो सके, इंपोर्ट होके। तो ये एक्सपोर्ट का फीचर ES6 का फीचर है। मेक सेंस। ES6 के कल 3-4 फीचर पड़े थे, आज उसका अगला फीचर। अब ये जो फंक्शन ऐप है इसको हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी फाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं जब इसे हम पहले इंपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे, अब मैं इंडेक्स में आता हूं और इंडेक्स में ये देखें, मुझे ये ऐप यहां यूज हो रहा था। इसे यूज करने से पहले मुझे क्या करना था, इसको लाजमी इंपोर्ट करना था। तो मैंने कहा इंपोर्ट ऐप फ्रॉम, ये फाइल का नाम, डॉट का मतलब होता है करंट फोल्डर, स्लैश का मतलब होता है करंट फोल्डर के अंदर एक नाम, एक फाइल पड़ी हुई है जिसका नाम क्या है, ऐप। एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है, डॉट जेएस वगैरह, सिर्फ उस फाइल का एग्जैक्ट नाम दे दें, ये इस फाइल का नाम है ऐप डॉट जेएस। इंपोर्ट हो गई। अब इसको भी मैं मिटा देता हूं जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी, और इसको भी मिटा देता हूं फॉर सिंप्लिसिटी। लेट मी मेक इट इन अ सिंगल लाइन। रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, ये रिएक्ट का बिल्ट इन फंक्शन है
जो मैंने कहां से इंपोर्ट किया है, जिस तरह ये मैंने अपनी फाइल बना के इंपोर्ट की है ना, इसी तरह रिएक्ट की बिल्ट इन लाइब्रेरी है रिएक्ट डॉम, उस लाइब्रेरी से मैंने एक फंक्शन इंपोर्ट किया, कौन सा, यानी एक ऑब्जेक्ट इंपोर्ट किया। इस ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन है डॉट रेंडर, ये स्टाइल फंक्शन कॉल करने का ये ना, ऑब्जेक्ट डॉट रेंडर। ये एक पूरा फंक्शन दो पैरामीटर लेता है, सॉरी दो पैरामीटर लेता है। कौन से? पहला पैरामीटर जिसको रेंडर करना है, किसको रेंडर करना है, ये रेंडर करने का मतलब क्या, ब्राउजर पे दिखाना, जिस फंक्शन को रेंडर करना है ये आएगा पहला पैरामीटर। और दूसरा पैरामीटर जहां रेंडर करना है, कहां रेंडर करना है, फ्रंट पेज पे जो हमें यहां दिख रहा है, जो ये दिख रहा है। अब ये पेज कहां पे है वी डोंट नो, लेकिन पहले देख लें कैसे। उसने कहा जी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर एक डिव है जिसकी आईडी रूट है, वो इस ऐप को उठा के उस रूट एलिमेंट के अंदर डाल देगा। समझ आई नहीं आई? फराज कुछ परेशान हो रहा है, ये खुद देखोगे ना तो एक दफा में समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, मैं इसलिए इतना डिटेल जा। अच्छा, ऐप का फंक्शन है। अच्छा, आप कहेंगे यार ये क्या भला है, ये तो हमें समझ नहीं आई, ये कौन सा टैग है? पहले एचटीएमएल में ये टैग तो देखा ही नहीं जिंदगी में। तो ये एचटीएमएल का टैग नहीं है, ये कस्टम टैग है। यानी ये जो फंक्शन हमने बनाया है, ये फंक्शन अब किस फॉर्म में चल सकता है, टैग की फॉर्म में। इसको हमने एक्सपोर्ट किया तो यही ऐप है जो यहाँ आके क्या बन गया, टैग बन गया। इसीलिए इसको जेएसएक्स कहते हैं। एक्सएमएल कहते हैं उस चीज को जिसमें कस्टम, एक्सएमएल पढ़ी है कभी आपने? एचटीएमएल की तरह लैंग्वेज होती है जिसमें कस्टम टैग्स होते हैं, खुद हम टैग बनाते हैं। तो ये ऐप का टैग हमने खुद बनाया, सिंपल ये इंपोर्ट किया और इसको आप टैग बना दें, ये एज इट इज चलेगा। अब ये रेंडर कहां हो रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, ये रेंडर हो रहा है बेटा पब्लिक के फोल्डर के अंदर। एक फाइल पड़ी हुई है index.html, एक ही फाइल है। इसमें अगर आप जाएं और थोड़ा सा आगे जाएं तो ये बॉडी है और बॉडी के अंदर ये एक डिव पड़ी हुई है, डिव आईडी रूट। बस इसका मतलब जो पेज आपको पब्लिकली फ्रंट एंड पे शो होता है वो कौन सा होता है, ये इंडेक्स। और इसी इंडेक्स में जो चीज भी होती है वो रिएक्ट ऑटोमेटिकली रेंडर करके किधर लाता है, इस रूट की डिव के अंदर। समझ आ गई बात? ये वाली और ये वाली। अच्छा ठीक है, अच्छा चले मैं एक चीज आपको जरा क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं यहां से इसे उठा दूं और यहां ले आऊं, इसको हटा दूं, इसको भी हटा दूं, ठीक है? नहीं, क्या नहीं शो हो रहा? अभी शो होने को छोड़े ना, अभी मतलब अभी तो मैं फाइल स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, शो होने का तो अभी बात की बात है ना भाई। अभी मैं सिर्फ आपको फाइल स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ और टैग्स के लिए। शो तो सब कुछ होगा, ना होगा तो जाएगा किधर? ठीक है ना? बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि रिएक्ट की एप्लीकेशन की कंपोजिशन कैसी होती है, बनती कैसे है, स्टार्टअप कैसे होता है। बाकी चीजें तो शो होंगी या नहीं होंगी वो तो बात की बात है। ठीक होगी बात? अब हमारे पास फिलहाल एरर इस वक्त कोई भी नहीं है। ये जो आपका अपना है ना, क्या कहते हैं, रिएक्ट की एक एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन बनती है, अल्टीमेटली आपको पर्पस इसका क्या है कि वेब डेवलपमेंट करना या वेब का फ्रंट एंड बनाना। अब जरा एक काम और देखते हैं छोटा सा। अब कोई भी एप्लीकेशन देखे ना, टिपिकल एक वेब की एप्लीकेशन के 3-4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, बाकी उसके सब कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं, मेन एलिमेंट्स होते हैं उसके। वो मेन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बिल्कुल स्टार्ट में भी कहा था, ये क्या है, हेडर। इसी तरह अगर आप बिल्कुल नीचे चले जाएं तो ये क्या है इसका, यहां से नीचे नीचे सारा क्या है, फुटर है। ये साइड पे ये क्या है, ये एक साइड बार है या साइड है, साइड सेक्शन है एक। ये बीच में पूरा क्या है, मेन एरिया।
अब इस मेन एरिया में भी सेक्शन है, फॉर एग्जांपल यहां से लेके यहां तक एक सेक्शन है, ये दूसरा हेडिंग का सेक्शन, या ये पूरा एक ही सेक्शन कंसिडर कर लें। तो इस एक वेब पेज को हमने डिवाइड कर दिया कितने कंपोनेंट्स में, 3 या 4 कंपोनेंट्स में। और वो 3 या 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पे टिपिकली हर वेबसाइट में ये काम होता है। रिएक्ट की एसेंस क्या है, फिर मैं आपको वापस आके बताऊंगा रेंडर कैसे होता है और कैसे नहीं होता। ये मेरा हेडर है जो अभी आपको दिखाया है, ये मेरा फुटर है, ये मेरी साइड बार है, ये सिर्फ साइड बार कह दें, इसको कुछ भी कह दें, और ये मेरा मेन एरिया या मेन कंटेंट एरिया है। रिएक्ट क्या कहता है? अभी तक जब हम HTML वेब डिजाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे तक एक ही फाइल में सारा कुछ करते हैं। रिएक्ट कहता है ये काम ना करो, हर वेब पेज या वेबसाइट को या वेब पेज को इनफैक्ट डिकम्पोज कर दो, डिवाइड कर दो इनटू मल्टीपल पार्ट्स। ईच पार्ट कैन बी कॉल्ड एज अ सेपरेट कंपोनेंट, या कैन बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट कंपोनेंट। मिसाल के तौर पे इसका ये जो पार्ट है ना पहले वाला, इसको हम क्या कह सकते हैं, हेडर कंपोनेंट। इसको हम क्या कह सकते हैं, असाइड कंपोनेंट। इसको क्या कह सकते हैं, मेन कंपोनेंट या मेन पेज या पेज एरिया कंपोनेंट। और इसको क्या कह सकते हैं, फुटर कंपोनेंट। यानी और इस पूरे सारे कंपोनेंट्स को मिला के ऑल टुगेदर रखें तो क्या बन जाएगा, एक पूरी ऐप। रिएक्ट की एसेंस ये कहती है कि इंस्टेड ऑफ डिजाइनिंग दिस वन होल पेज एज अ सिंगल, वन होल एप्लीकेशन एज अ सिंगल पेज, डिवाइड इट इनटू मल्टीपल पार्ट्स। क्यों, इसकी एसेंस आपको बाद में पता चलेगी क्यों। बेटर कंट्रोलेबल और इनफैक्ट रीयूजेबिलिटी और बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके। तो इसका मतलब यह है कि जो अभी हमने जो ऐप देखी उसको 1, 2, 3 और 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है, और फिर उन सारे कंपोनेंट्स को किसी एक मेन कंपोनेंट में रेंडर किया जाता है और आपका पूरा वेब पेज बन के सामने आ जाता है। जी जी। नहीं, हाँ, लेकिन अभी आप एक तो सवाल थोड़ा आगे पूछ लेते ना, मैं भी पीछे हूँ थोड़ा सा ठीक है, बिल्कुल अलग फोल्डर में बनेंगे। अलग फोल्डर में क्या, आप जहां मर्जी इनको उठा के रख दे, अलग अलग बनना प्रेफरेबल है कि अलग अलग बने, ठीक है। और मैं बना के दिखाऊंगा अभी, और फिर इनको सारों को इकट्ठा करके दिखाऊंगा सर मैं उसका थ्योरी। अब अगर आप हेडर में देखें तो हेडर में भी डिफरेंट, हेडर खुद एक ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स है। कैसे, हेडर में यहां पे लेट मी चेंज द कलर, हेडर के अंदर क्या है, क्या क्या हो सकता है, नेव बार, सॉरी, हेडर के अंदर क्या क्या हो सकता है, नेव बार, फिर सर्च बार, फिर यहां लैंग्वेज प्रेफरेंसेस या सेटिंग्स। तो इसका मतलब यह है कि आपका सिर्फ हेडर खुद किन किन चीजों से मिलकर बना है, 3 डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना। समझ आ गई ये बात? तो इसका मतलब यह है कि आपने एक पूरी इंटायर वेबसाइट को स्प्लिट कर दिया कि इसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स में। फिलहाल सिर्फ ये चीज समझनी है आपने, ठीक। अब जरा ये बात देखें, यहां पे आपने जो सवाल पूछा था ना कि ये इंडेक्स क्या है और ऐप क्या और इनका क्या ताल्लुक है। मैं ऐप को डिलीट कर दूं, कर दिया है, इसमें से सारा कुछ खत्म कर दिए, ऐप हमारे लिए मीनिंगलेस हो गई है। यहां से उसका इंपोर्ट भी खत्म कर दिए, सारा कुछ किस में रख दिए, इंडेक्स में रख दिए। दैट्स दैट्स वेल क्वाइट कंफर्टेबल। अब मैं ये जो आपको शक्ल दिखाई ना डायग्राम, मैं वो बनाता हूं। मेरे पास एक है जी कॉन्स्ट हेडर, टेस्टिंग के लिए, ठीक है। ठीक है, सिंपल एक फंक्शन नहीं है, लेकिन ये कौन सा फंक्शन है, एरो फंक्शन। तो मैंने क्या कहा था, ES6 में हम एरो फंक्शन भी लिख सकते हैं और नॉर्मल फंक्शन भी लिख सकते हैं। इसमें उसमें अभी तक सच खास फर्क नहीं है, आप बेशक इसको सिंपल, इसको भी सिंपल फंक्शन ही बना ले। तो मैंने क्या कर दिया, अपनी वेबसाइट का जो हेडर है
अभी मैं एक ही फाइल में सब कुछ कर रहा हूं, अभी थोड़ी देर बाद आपकी फिलॉसफी पे वापस आ जाऊंगा, अलग अलग फाइल में रख दूंगा। अब ये जो हेडर है इसको मैं, अच्छा पहले मैं सारे कंपोनेंट अलग अलग बना लेता हूं। ये एक हेडर बन गया, इसको मैं कहता हूं जी, ये क्या बन गया, फुटर। ये क्या बन गया, कॉपी पेस्ट, ठीक है। साइड, और ये क्या बन गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या बन गया मेरा, वो क्या रह गया हमारा मेन। कंपोनेंट को नाम कुछ भी दे सकते हैं, आपकी वेबसाइट है आपका। रिएक्ट में फंक्शन एक कंपोनेंट कहलाता है, या यूं समझें इसको उल्टा पढ़ लें, हर कंपोनेंट को हम एक फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैंने जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, मैंने ड्रॉ किया क्या था, एक हेडर, एक फुटर, एक असाइड, एक मेन एरिया। फिर हेडर के अंदर मैंने फर्दर स्प्लिट किया, अभी उसको नहीं करूंगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। लेकिन मैंने उन सारों को क्या कर दिया, एक एक इंडिविजुअल कंपोनेंट बना लिया। हर कंपोनेंट को मैंने रिएक्ट में किससे रिप्रेजेंट किया, एक फंक्शन से रिप्रेजेंट किया, एरो फंक्शन से रिप्रेजेंट किया। अंदर अभी कुछ नहीं किया, सिंपली एक डिव रिटर्न करवाई, एक जेएसएक्स रिटर्न करवाया, इसी को फंक्शनल कंपोनेंट कहते हैं। दिस इज अ फंक्शनल कंपोनेंट, वेरी गुड, दिस इज अ फंक्शनल कंपोनेंट, दिस इज अ फंक्शनल कंपोनेंट, दिस इज अ फंक्शनल कंपोनेंट। कंपोनेंट represented with a function is called a functional component. अब इन सारे फंक्शनल कंपोनेंट्स को अभी ये यूज नहीं हो रहे कहीं, देखिएगा, मेन एरिया इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर यूज्ड। समझ आई, फंक्शन को डिफाइन करें कॉल ना करें तो तब तक चलता। तो ये भी कह रहा है कि फंक्शन इज डिक्लेयर्ड बट नेवर यूज्ड। इस पे आए, फंक्शन इज डिक्लेयर्ड बट, फंक्शन इज डिक्लेयर्ड बट, फंक्शन इज डिक्लेयर्ड बट। अब इन सारे कंपोनेंट्स को रेंडर कहां करना है, नॉर्मली हम ये करते हैं कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग बनाते हैं और फिर रेंडर एक पेरेंट के अंदर जाके करते हैं, और उस पेरेंट को फिर कहां भेजते हैं, रूट के अंदर HTML में भेजते हैं। तो मैंने ये जितने कंपोनेंट्स लिखे ना, मैं यहां बजाय इसके कि मैं ये हेलो रिटर्न करूं, ऐप नॉर्मली हमारा मेन कंपोनेंट होता है, और हम इसको नॉर्मली हम जब JSX लिखते हैं ना, तो रिटर्न के बाद आप इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस में लिखते हैं, जस्ट एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करने के लिए, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो मैं यहां इसके अंदर आके एक डिव बनाता हूं जो सारों को रैप करेगी। अब वेबसाइट में पहले क्या आना चाहिए, वेरी गुड, ये टैग कहां से आया, HTML में। ये HTML का टैग तो नहीं है, ये हमने बनाया है, इसको कहते हैं JSX। यानी ये XML का जो पार्ट है, JS तो जावास्क्रिप्ट है, और आखिर में जो X है XML, इसका मतलब ये है हम कस्टम टैग्स बना के रेंडर करते हैं। तो ये टैग कहां से आया, ये जो फंक्शनल कंपोनेंट है ना, वो जहां कॉल होता है वहां किस फॉर्म में कॉल होता है, टैग की फॉर्म में कॉल होता है। यूं समझ लेंगे ये फंक्शन कॉल है, जो नॉर्मल फंक्शन कॉल कैसे होती है, आप ऐसे कॉल करते हैं ना फंक्शन। रिएक्ट में फंक्शनल कंपोनेंट को टैग्स की फॉर्म में कॉल किया जाता है। दिस इज द हेडर, मेक सेंस। हेडर के बाद क्या लिखना है हमने, मेन एरिया बीच में आता है ना, फुटर बाद में आता है। अब पेज का स्ट्रक्चर देखें ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, मेन एरिया, ये भी कौन सा टैग है, कस्टम टैग। उसके बाद क्या आता है, साइड आ सकता है, बिल्कुल, वेरी गुड, क्योंकि अभी मैंने स्टाइल नहीं किया तो अभी मैं स्टाइल पे फोकस नहीं कर रहा। साइड, और उसके बाद क्या आता है, गुड, नहीं खुद साइड पे नहीं होगा, स्टाइल से करना पड़ेगा, स्टाइलिंग से करना पड़ेगा, ठीक है। ये काम हो गया। अब देखें कि ये मेरा मेन कंपोनेंट है, और ये बाकी सारे कंपोनेंट्स अपने अंदर रैप किए हुए, और अल्टीमेटली रेंडर कौन हो रहा है, और इसके अंदर बाकी सारे हैं।
सारी चीजें रेंडर हो जाएंगी। अभी भी रेंडर हो रही है या नहीं हो रही, डोंट फोकस ऑन दैट। दिस इज हेडर, दिस इज साइड, दिस इज साइड, दो दफा आ गया। ओके, ये साइड है और ये मेन एरिया है, दिस इज मेन एरिया। गॉट इट। अब इसका स्टाइल, मैं चूंकि अभी स्टाइल पे गया ही नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो रिएक्ट की फिलॉसफी है कि हाउ टू क्रिएट कंपोनेंट्स एंड हाउ टू रेंडर देम। अब मुझे ये बताएं, तो ये तो छोटी सी साइट है, तो आपकी फाइल कितनी गंभीर सी लग रही है, वो इतनी ग्रो करके पता लगता है भैंस की तो हमने कोई बड़ा पेंटागन का बहुत बड़ा सोल्यूशन इंप्लीमेंट किया हुआ है। इज दिस अ बेटर अप्रोच, या बेटर जो इन्होंने बताया कि हर एक को अलग अलग फाइल में लिख दें? कितना नीट एंड क्लीन होगा, एक फाइल में सिर्फ 5 लाइनें पड़ी होंगी, दैट्स इट। पढ़ने में भी मजा आएगा, डिबगिंग में भी आसानी होगी, रीयूजेबिलिटी में भी आसानी होगी, बहुत सारी आसानी होगी। अब React ES6 feature comes into play. Keep this part in a separate file, export it, come back in this file, import it and then use it. यानी हम हर कंपोनेंट अलग अलग फाइल में रखेंगे, उस फाइल से उसको एक्सपोर्ट करेंगे, जहां उसे यूज करना होगा वहां आके इंपोर्ट करेंगे, उसे यूज कर लेंगे। वैसे यू कैन डू इट प्योरली इन अ सिंगल फाइल एज वेल, इसलिए मैंने आपको साबित कर दिया कि ऐप शैप कुछ नहीं चाहिए आपको, सब सिर्फ क्या चाहिए आपको, index.js और index.html inside the public folder. These are the two things that are the backbones, bare backbones. बट नंगी हड्डियां ही तो नहीं चलती ना, सर्दी लगती है भाई। उनके ऊपर को रैपर शैपर चढ़ाना पड़ता है, ठीक है। सो व्हाट विल डू, अब मैं इसको स्प्लिट करूंगा सेपरेट फाइल्स में, मल्टीपल फाइल्स में। कैसे? इस फाइल में मैं क्या रखूंगा, सिर्फ और सिर्फ तो पहले था, बाकी सब कुछ किधर रखूंगा? एरर आएगा क्या? यहां मैं ऐप को यूज कर रहा हूं, इंपोर्ट नहीं कर रहा। समझ आई बात नहीं आई? तो ऐप को इंपोर्ट कर भी नहीं सकता, क्यों? यहां से ऐप एक्सपोर्ट ही नहीं हुई। बात समझ आइए बेटा फराज। तो मैं पहले क्या करूंगा, यहां से एक्सपोर्ट करूंगा, EXPO एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। अब इसको मैं यहां इस्तेमाल कर सकता हूं, और कैसे इस्तेमाल करूंगा, पहले इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम, मेक सेंस? ये फाइल का नाम है बेटा, इस फाइल का नाम है, सिर्फ यहाँ एक्सटेंशन लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि ये जेएस की फाइल है, ठीक है। अब ये यूज हो जाएगा और अब एरर नहीं देगा। अब भी इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें तकलीफ है। अब ये देखें कितनी नीट एंड क्लीन हो गई एक ही लाइन, लेकिन हमें क्या तकलीफ है कि सारा रश इधर पड़ गया, सारा रश। तो हमारे पास कितने कंपोनेंट्स हैं, 1 2 3 4, सारे किधर रेंडर हो रहे हैं? समझ आई बात? इसको हम कह सकते हैं रूट कंपोनेंट। अब हम क्या करेंगे, सोर्स फोल्डर में जाएंगे, एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसमें लिखेंगे कंपोनेंट्स, और इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे header.js। ले भाई फराज, तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। इस वाले को उठाएं, इधर ले आए। अब ये यहाँ यूज नहीं हो सकता, एरर देगा। उसकी वजह, हम हेडर को यूज कर रहे हैं लेकिन हेडर इधर है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले हेडर को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट कर ही नहीं सकते, क्यों? पहले इधर से एक्सपोर्ट नहीं किया। गॉट इट? सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अब इसको यहाँ क्या करें, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के अंदर, समझ आ गई बात? सेम दूसरी फाइल बना लें, सॉरी, ये कंपोनेंट का फोल्डर सेलेक्ट करें और फाइल में जाएं, ये फाइल यहाँ क्रिएट हो जाएगी।
footer डॉट जेएस सारी बना ले, मेन एरिया डॉट जेएस, साइड डॉट जेएस। मेक सेंस? ऐप में जाएं, फुटर को कट करें, फुटर में लें और एक्सपोर्ट कर दें। इधर आए, इधर आए, साइड को उठाएं और खैर है जिस वो कंसर्न फाइल में रखें, जिस मर्जी को लेकर साइड वाले फोल्डर में रखें, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट साइड। ये भी एक्सपोर्ट हो गया। यहाँ से इधर आए, मेन एरिया को उठाएं और इसमें पेस्ट करें और इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मेन एरिया। सारे एक्सपोर्ट हो गए, हेडर भी एक्सपोर्ट है, साइड भी एक्सपोर्ट हो चुका है, मेन एरिया भी एक्सपोर्ट हो चुका है, फुटर भी एक्सपोर्ट हो चुका है। सबको इंपोर्ट करें। इसको भी कॉपी करें 3 दफा। इसको क्या कर लें जी, मेन एरिया, इसको भी नाम दे दें जी मेन एरिया। ठीक है, इसको नाम दे दें जी आप, इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, यहाँ ऑर्डर जो रखेंगे उसी ऑर्डर में अपीयर होंगे। ठीक है, इंपोर्ट का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। साइड, इसको आप दें जी फुटर, इसको भी आप दें जी वाओ, वी हैव क्रिएटेड अ सक्सेसफुल फर्स्ट एप्लीकेशन। और यहाँ देखें कितना नीट एंड क्लीन है, एक ऐप और ये सारे कस्टम टैग्स हैं इसमें। बड़ा आसानी से एग्जैक्ट जितने आप नाम मीनिंगफुल रखेंगे आपको खुद बहुत ऑटोमेटिकली पता चलता जाएगा। अच्छा, ये तो छोटी सी फाइल है तो शायद आपको इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा ना हो, लेकिन सोचेंगे जब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो, जब फाइलें बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएं, तो सारा कुछ एक ही फाइल में लिखा हो तो कितना मैसअप क्रिएट हो जाता है। और अभी आगे चल के देखेंगे भी आप, जब हम बैकएंड और फ्रंट एंड करेंगे तो फिर आपको समझ आएगा कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस थिंग इज, कि आप किस तरह चीजों को मॉड्यूलर अप्रोच में लेके चल रहे हैं। दीज आर द फंक्शनल कंपोनेंट्स, दे आर नॉट ओवर येट, इनफैक्ट देयर आर लॉट टू डू, हुक्स हैं और स्टेट मैनेजमेंट है और वगैरह वगैरह, बट स्टिल दिस इज द बेसिक्स, दीज आर द बेसिक्स इनफैक्ट। यहाँ तक किसी को मसला मसाइल हो। अब ये कंपोनेंट का फोल्डर भी ना बनाए, इसको जो मर्जी नाम दे, लेकिन मैं वो नाम दे रहा हूँ जो दैट आई थिंक आर द बेस्ट, द प्रोफेशनल्स नॉर्मली डू द थिंग्स लाइक दैट। सो आपके सारे कंपोनेंट्स अलग पड़े हुए, आपकी ऐप अलग पड़ी हुई। अब आप आज के बाद इंडेक्स को भी नहीं छेड़ेंगे, पता लग गया पर्पस के सारा कुछ इंडेक्स में हो सकता है। ठीक है, और इंडेक्स उसको रेंडर कर रहा है जाके आगे। आज के बाद इसको भी नहीं छेड़ेंगे आप आज के बाद कहां से आगे शुरू करेंगे, ऐप से आगे शुरू करेंगे। यानी सारे कंपोनेंट अलग अलग रखेंगे और सारों को रेंडर कहां करेंगे, आगे ऐप में करेंगे। और ऐप आगे खुद बहुत लिंक है इंडेक्स के साथ, और index.js खुद बहुत लिंक है किसके साथ, पब्लिक HTML के साथ। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग अनटिल एंड अनलेस वी गो टू द एडवांस्ड लेवल, जो हम करेंगे, स्टेट मैनेजमेंट करेंगे, रिडक्स को इंक्लूड करेंगे, तो वो फिर हम जाके रूट कंपोनेंट को छेड़ेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। अदरवाइज दैट्स गुड टू गो। यहाँ तो कोई मसला जी, बहुत ज्यादा फास्ट। ना 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 ना, अभी हम पीछे हैं। ये कैसे फास्ट करता है, क्यों फास्ट करता है, क्या इसमें रॉकेट साइंस लगी हुई है, ये सारी चीजें येट टू बी डिस्कस्ड। जैसे मैंने अभी वेब पैक, बेबल, वर्चुअल डॉम, ये सारी फिलोसफीज अभी बाकी बचती हैं। मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि आपको पहले इंटरेक्टिव कुछ चीज होती भी तो दिखाऊं, फिर कहानी बताऊं, तो फिर मजा भी आए कहानी सुनाने में। बंदा पहले ही कह जाए वो फलाना भी होता है, तो फलाना भी होता है, तो फलाना भी होता है, तो सुनने वाला बैठ के मुंह देख रहा होता है, यार होता तो सब कुछ है, हमें भी पता है होता किधर है। तो मैंने कहा जी पहले ये बता दो किधर होता है, क्या होता है, तो फिर बताऊंगा कैसे होता है, पीछे क्या है। समझ आ गई बात ना। वैसे भी आप हाँ थे यार, रिएक्ट कब स्टार्ट हो गया, मैं कहा यार कर ही देंगे। तो आज ये ES6 का नया फीचर क्या था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना। ये वनीला जेएस में ये चीजें सपोर्टेड नहीं है। तो उसके पहले हम वो कर रहे थे,
चीजें, ठीक है। और अभी आपने पूछा जी रिमूव करना, तो सर्च करना आता है ना, तो रिमूव की वही लॉजिक है, हम उसको कर लेते हैं। मेरे ख्याल में ज्यादातर लोगों को ये मसला होगा। आई वाज एक्सपेक्टिंग तो अजान हो जाए तो हम उसको करते हैं आखिरी चीज, और दैट्स इट, फिर हम इसको फिनिश करते हैं।